जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ओला प्रभावित क्षेत्र के बारे में पूछना चाहता हूं। अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि शिकायत की जांच की गई। बहुत से प्रभावितों को अपात्र बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो जांच हुई है वह किसके समक्ष हुई, जबकि मुख्य रूप से पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, जनपद सदस्य होता है, क्या उनके समक्ष जांच की गई है? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे जांच प्रतिवेदन बता दें, तब मैं सदन में दिए गए आश्वासन का पूरी तरह से विश्वास करूंगा। हमारे गांव में मसूर की फसल नहीं होती है। हमारे सूबे में टोटल गेहूं होता है। सिंचाई के लिए नहर का साधन है, बिजली नहीं है। नहर से पूरी सिंचाई होती है। अध्यक्ष महोदय, हमने 3,96,00,000 रुपया पीड़ित ओला प्रभावितों को बांट दिया है और इसका संयुक्त सर्वे तहसीलदार और कृषि विस्तार अधिकारी करते हैं। सर्वे के आधार पर हम राहत राशि वितरित करते हैं। आपकी इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है? श्रीमान जी, मेरा कहना है कि तहसील में इतना भीषण ओला पड़ा था कि कई जानवर मारे गए थे। कलेक्टर का 100% मुआवजा देने का आदेश था, कहीं कहीं तो 30% दिया गया है, जबकि तहसील में कहीं 10,000 और कहीं कहीं 20,000 रुपये के चेक गांव में बुला बुलाकर किसानों को बांट दिए गए, पर अभी तक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। मैं यह चाहता हूं कि जो किसान गलती से रह गए हैं, जिनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी हास्यास्पद बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह यह है कि जिस किसान की फसल ओले गिरने के पहले ही कट चुकी थी, खेत पूरी तरह से खाली पड़ा था, मुआवजा राशि उसको दे दी। इस राशि का जो वास्तविक हकदार नहीं था, दूसरी तरफ वह किसान है जिसके गेहूं की फसल का ओला पड़ने के कारण अंट-संट तरीके से नुकसान हो गया था और मुआवजा पाने की पात्रता रखता था, उसको मुआवजा नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूँ कि एक किसान पात्र था, वह छूट गया है, उसको मुआवजा नहीं मिला। जिसको मुआवजा मिला उसके खेत से खेत लगा हुआ है, परंतु जिसका नुकसान हुआ उसको मुआवजा नहीं मिला। एक के खेत में ओला पड़ गया, दूसरे के खेत में नहीं पड़ा। यह किस प्रकार का न्याय है? पूरे 25 गांव ऐसे हैं जिन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। जब आप उपस्थित होकर अपने समक्ष में जांच करेंगे, तब आपको असलियत का पता चलेगा। मैं आपकी शुद्ध भावना को समझता हूँ, इसीलिए मैं पूर्ण रूप से आपका सम्मान करता हूँ। सबसे पहले
मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय को, उपाध्यक्ष महोदय को और सभापति जी एवं उन लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक समग्र महत्वाकांक्षी योजना शीघ्र लाने का विचार कर रही है। आज आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जल प्रदूषण की समस्या एक गंभीर रूप धारण कर चुकी है। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए हिंदुस्तान की समस्त नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए महत्वाकांक्षी कार्य योजना सरकार की तरफ से तैयार कर ली गई है। आज प्रातःकाल केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार की गई इस योजना पर अपनी सहमति देने के लिए विचार करने जा रहा है। मुझे आशा है कि कल तक इसको मंजूरी दे दी जाएगी। मैं आपको इस योजना पर आने वाली लागत के बारे में बताना चाहता हूं कि अनुमानित तौर पर लगभग 772 करोड़ रुपये आने की संभावना हो सकती है। इस कार्य योजना के तहत कई नदियों के प्रदूषण रोकने के लिए और नगरों की नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस कार्य योजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में अपनाया जाएगा। मेरे ख्याल से संबद्ध राज्य को भी कुल लागत राशि का आधा खर्च उठाना पड़ सकता है। नदियों के संरक्षण की व्यापक कार्य योजना से यमुना, गंडक, कोसी, नर्मदा, कावेरी, घाघरा आदि नदियों को भी गंगा कार्य योजना से जोड़ दिया जाएगा। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस पर अमल के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण और संचालन समिति गठित करने का भी फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि प्रदूषण रहित जल उपलब्ध कराने वाली इस कार्य योजना के दूसरे तीसरे चरण के लिए भी गठित समिति द्वारा 235 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना पर जो भी खर्च होगा उसका आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और बाकी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने एकीकृत वन रोपण पर्यावरण विकास परियोजना को भी 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के रूप में चालू रखने के बारे में फैसला भी किया जा चुका है। 8वीं योजना काल में इस पर 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे, किंतु इस परियोजना के अंतर्गत 8वीं योजना की शेष अवधि में 2 लाख हेक्टेयर ऊसर बंजर भूमि में वृक्षारोपण करने का सघन कार्यक्रम चलाने पर बल दिया जाएगा। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य योजना अवधि के दौरान लगभग 80 लाख लोग जो कि बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, उनको रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।